चलिए क्लास 8 चैप्टर 3 तीसरा पार्ट वीडियो। हमें जो पढ़ना है काइट हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमें पढ़ना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखिए नाम से लग रहा है, पैरेललोग्राम जो होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को अगर ध्यान से देखा जाए तो साइड ए बी, ठीक है, साइड बी सी के इक्वल है। साइड ए बी साइड डी सी के इक्वल है और साइड ए डी साइड बी सी के इक्वल है। मतलब अपोजिट पेयर ए बी किसके इक्वल है? डी सी के, ये एक पेयर। और ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। ये अपोजिट पेयर्स इक्वल है, इसीलिए ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ये अपोजिट पेयर इक्वल है, इसीलिए ये एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा इक्वल, मैंने इक्वल कह दिया और वो भी दोनों अलग अलग पेयरों के लिए। तो एक बात हमेशा समझिएगा, ए बी जो होगा वो डी सी के पैरेलल भी होगा। ए बी डी सी के पैरेलल इसलिए होगा क्योंकि एक तो ए बी डी सी के इक्वल है और दूसरा ए डी भी बी सी के इक्वल है। तो अपने आप को वैसे एडजस्ट करेंगे कि ए बी अपने आप पैरेलल हो जाएगा डी सी के और ए डी अपने आप पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ठीक है। ध्यान से सुनिए, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स, 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल हो जाए, अपोजिट पेयर, तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। ए बी पैरेलल हो जाए डी सी के और ए डी पैरेलल हो जाए बी सी के, अगर ऐसा होता है तो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, कैसे बनेंगे? इसमें वही सब क्वेश्चन बनेंगे जैसे होता क्या है कि हमने पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का केस देखा था, तो वो रूल्स यहाँ लग सकते हैं। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के जो रूल्स हैं वो यहाँ लगाए जा सकते हैं बड़े आसानी से, अगर देखा जाए, ठीक है। ये दोनों, ये और ये पैरेलल लाइन है, तो उसके लिए आप इसको भी ट्रांसवर्सल मान सकते हैं और इसको भी ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। सेम केस, अगर इस फिगर को ऐसे घुमा दें तो ये और ये पैरेलल लाइन है, तो आप इन पैरेलल लाइन के लिए इसको भी ट्रांसवर्सल मान सकते हैं और इसको भी ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। तो आगे खैर इस तरीके की चीज़ें जब आएंगी तो देखा जाएगा उसमें। अब देखिए इसमें कुछ बातें ऐसे कह रहा है, हालांकि ये आपको पता ही है,
एंगल ए का एडजेसेंट एंगल है एंगल बी, एंगल ए का एडजेसेंट एंगल है एंगल बी, लेकिन एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन है? अपोजिट मतलब सामने वाला, वो है एंगल सी। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं जिसको आप पहले से ही जानते हैं। चलिए पैरेललोग्राम में कुछ एक और बातें देखी जाए। उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, आप रेक्टेंगल जानते हैं ना? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में बस इतना ही अंतर था। देखो रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल होती है, अपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो ये भी रेक्टेंगल भी जो होता है एक तरीके का पैरेललोग्राम है। लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, देखो हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता है। उसका कारण है कि रेक्टेंगल किसी पैरेललोग्राम को आप तभी कहेंगे जब उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएं। पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है। तो जब भी किसी पैरेललोग्राम में सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाए तो तुरंत समझ जाइए कि वो रेक्टेंगल है। ठीक है, कुछ बातें हैं जो देखिए जरा। एक तो पैरेललोग्राम में मैंने यही बताया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब कि एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल सी के, और एंगल डी किसके इक्वल होगा? एंगल बी। ये बात श्योर सर्टेन है। ठीक है, ये बात एकदम श्योर है, बढ़िया है, इसको समझे रहिएगा, याद रखिएगा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है पेज नंबर 49 पर, एनसीईआरटी पेज नंबर 49 पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसमें लिखा उसमें एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 ध्यान से देखिए क्या है एग्जाम्पल। ठीक है, ये फिगर है आपका, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है कि बी ई एस टी ये एक पैरेललोग्राम है। बी ई एस टी ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम है। तो अपने आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ये बात क्लियर है। अब जरा आते हैं Z पर। Z ध्यान से देखिए, लाइन TB और SE एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल तो होगा ही, पैरेललोग्राम है। और इन दो लाइनों के लिए BE ट्रांसवर्सल है। इस फिगर को ऐसे रोटेट करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इस लाइन को अभी मत देखिए, केवल इस लाइन को देखिए, ये ट्रांसवर्सल है इन दो पैरेलल लाइन के लिए। तो आपको पता है
कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं और अंदर की तरफ होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है, जानते हैं ना। तो इसका और इसका सम 100 डिग्री प्लस z कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से z कितना आया, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी z कितना आया, 80 डिग्री। ये z कितना हो गया, 80 डिग्री। और ऐसा भी है PS और BE ये भी तो पैरेलल लाइन है, और उसके लिए SE ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल। तो ये और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, लाइन के ऊपर है दोनों, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए कि नहीं हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर x 100 था तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ये ऐसे ही होगा। चलिए अब आते हैं, एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 50 पर, कि कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। आप जानते हैं कि किसी भी फिगर में अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। तो एक ये इसका डायगोनल हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। एक डायगोनल हो गया AC और एक डायगोनल हो गया BB। बात सही है। और ये इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो पॉइंट O पर। इंटरसेक्ट तो करेंगे ही क्योंकि अंदर ही सही जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक डायगोनल इनमें से छोटा है, एक डायगोनल बड़ा है? ये वाला डायगोनल की लेंथ इस वाले डायगोनल की लेंथ से छोटी है, थोड़ी सी छोटी होगी। बिकॉज क्या है ना, ये फिगर टेढ़ा है, रेक्टेंगल की तरह सीधा तो है नहीं। अगर रेक्टेंगल का देखते हैं तो रेक्टेंगल का डायगोनल का लेंथ इक्वल हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा इधर झुकने की वजह से इधर इसको एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया है, तो ये वाला डायगोनल थोड़ा लेंथ बड़ा हो गया है और ये वाला डायगोनल थोड़ा छोटा हो गया है सिकुड़ने की वजह से। जो छोटी डायगोनल होगी उसको कहेंगे माइनर डायगोनल, माइनर डायगोनल, माइनर डायगोनल। और जो बड़ी डायगोनल होगी उसको कहेंगे मेजर डायगोनल, माइनर डायगोनल, मेजर डायगोनल, ठीक है। कहीं भी जो चीज़ छोटी हो उसको माइनर मैथमेटिक्स में, और जो चीज़ बड़ी हो उसको मेजर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो लाइन AC है, लाइन सेगमेंट AC है, वो DB डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, और ये जो डायगोनल DB है वो डायगोनल AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। तो इट मीन्स AO बराबर होगा OC के, DO बराबर होगा OB के। क्लियर है ना? ये डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक, और ये डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। चलिए हमारा अगला क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। पैरेललोग्राम में बस इतनी ही बातें थी, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं।
रोम्बस, ये पेज नंबर 52 पे दिया हुआ है आपके, रोम्बस। हमने काइट पढ़ा था, काइट में क्या पढ़ा था कि दो कॉन्जिक्यूटिव साइड बराबर हो और जो बाकी दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं वो अलग बराबर हो, मतलब ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो। तो इस टाइप का जो भी फिगर मिलता उसको काइट हम कहते हैं, काइट। रोम्बस क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि साइड ए बी होगा इक्वल बी सी के, इक्वल डी सी के और इक्वल ए डी के। ऐसे ये लिखने का तरीका है, एक साथ ऐसे इक्वल इक्वल लगा के लिख देते हैं, ठीक है। तो रोम्बस जो होता है, ठीक है, रोम्बस वो उनके सारे जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात इसमें भी समझिए, पैरेललोग्राम की ही तरह इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए, दिख ही रहा है आपको, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल डी इक्वल होगा एंगल डी के, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और भी एक बात ध्यान में रखिए कि ए बी पैरेलल होगा डी सी के और ए डी पैरेलल होगा बी सी के, ठीक है। सब कुछ वही है, बस पैरेललोग्राम और रोम्बस में इतना ही अंतर है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर इक्वल होता है और पैरेलल होता है, और रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट पेयर पैरेलल भी होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये रोम्बस है। रोम्बस में एक खास बात और है, वो खास बात आपको बताते हैं। रोम्बस में कोई भी रोम्बस से थोड़ा बड़ा करके फिगर बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये है रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है भाई। डायगोनल्स तो इसमें भी होंगे, लेकिन उन डायगोनल्स की एक खास बात होगी कि जो दो डायगोनल आपस में कट करेंगे वो 90 डिग्री पे करेंगे, ये 90 डिग्री होगा। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था, पैरेललोग्राम में ऐसे था, लेकिन रोम्बस में ऐसे कट करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री, यही अंतर है। अच्छा बाइसेक्शन तो इसमें भी होगा, बाइसेक्शन इसमें भी होगा। बाइसेक्शन मतलब डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड इसमें भी होंगे, ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो कुछ बहुत इसमें है नहीं, बहुत आम बात है, सब कुछ पैरेललोग्राम की तरह ही है। बस पैरेललोग्राम से अंतर इतना है कि पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल नहीं होते थे, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे करते हैं, इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। मतलब परपेंडिकुलर भी हो एक दूसरे के और बाइसेक्टर भी हो, तो उन दो लाइनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। आते हैं रेक्टेंगल पर। देखिए ऐसा है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में इतना ही अंतर होता है, रेक्टेंगल में भी सेम चीज़ है,
अपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ये इसके इक्वल एंड पैरेलल होगा और ये इसके इक्वल एंड पैरेलल होगा। दो डायगोनल इसके भी होंगे, सब कुछ पैरेललोग्राम की तरह ही है, बस अंतर इतना है कि पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है और रेक्टेंगल में होता है। किसी पैरेललोग्राम के अंदर का एंगल, चारों एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो अपने आप वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक? ये 90 डिग्री, एक तरीके से कहा जाता है कि इसी रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो वही पैरेललोग्राम बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। इनके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि सीधा लाइन है ना, अगर ये टेढ़ा हो गया तब तो पैरेललोग्राम बन गया। सीधा लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, तो डायगोनल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, ठीक है। और हाँ, बाइसेक्टर भी होते हैं, बाइसेक्ट करेंगे, ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके, ठीक है। ठीक है, तो ये जो डायगोनल के बारे में मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके। आप एक बात समझिए कि दो डायगोनल अगर इक्वल हैं और दोनों डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये जो चारों पार्ट मिलेगा ये आपस में इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि डायगोनल इक्वल थे। भाई मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का डंडा यहाँ पर है और 4 सेंटीमीटर का डंडा यहाँ पर है, इसको बीच से काटेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के दो डंडे में बट जाएगा, और इस डंडे को काटेंगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो एक तरीके से चारों टुकड़ा बराबर हुआ ना, तो बस वही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं करेंगे। तो हमने रेक्टेंगल में देखा कि रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, अलग अलग, ठीक है। और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है, और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं करते। इतनी बातें हमने देख ली, ठीक है। इतनी बातें है ही, इससे ज़्यादा तो नहीं है। इसका मतलब एक रेक्टेंगल को थोड़ा टेढ़ा कर दें तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो स्क्वायर। आपने रोम्बस पढ़ा, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उसी रोम्बस को सीधा कर दीजिए तो स्क्वायर बन जाएगा। ये रोम्बस था, कोई भी एंगल 90 डिग्री पे नहीं था, कोई भी एंगल 90 डिग्री पे नहीं था। इसी को सीधा कर दीजिए, चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यही रोम्बस बन जाएगा स्क्वायर, ठीक। दोनों डायगोनल की लेंथ यहां पर इक्वल नहीं थी, यहां पर इक्वल नहीं थी रोम्बस में, लेकिन स्क्वायर में इक्वल होगी। अच्छा, रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, यहां पर भी वही चीज होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर भी होगा। देखिए, पैरेललोग्राम में परपेंडिकुलर बाइसेक्शन नहीं होता था तो रेक्टेंगल में भी नहीं होगा, रोम्बस में होता था तो स्क्वायर में भी होगा, ऐसे याद रखिए। और इसको याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं, आप फिगर देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। चारों साइड्स इक्वल, चारों साइड्स इक्वल, ठीक है, चारों एंगल 90 डिग्री। तो इतनी बातें ही हैं, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, वो हर केस में लगाया जा सकता है, हर केस में उसको लगा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।